लोग अपने वर्कबुक में डिस्कशन टॉपिक 3 पहले खोल लो। 2 पे अंत में आते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्टिव वर्ड के स्टेप्स हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन टॉपिक नंबर 3 से। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो मैंने कल कई बार एम्फसाइज किया, विच इज कॉल्ड दी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर। देखो बच्चे, एक आंसर के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं। ये 5 पार्ट्स को फेमिलियर कर लो कि ये क्या होते हैं। इसके बेसिस पे क्या होगा कि एक बार आपको फेमिलियरिटी हो जाएगी कि ये होते क्या हैं, देन यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस देम जब हम करेंगे। और जब क्लास में आप एक एक एरिया को प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स मी बी वेरी क्लियर टू यू बेटा। एक जनरल एरर होता है। पहले वो एरर देख लेते हैं क्या है जो स्टूडेंट्स करते हैं इंट्रोडक्शन को लेके। वो होता है कि भाई समटाइम स्टूडेंट्स ट्राई टू रिपीट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बच्चे ये कभी नहीं करना। आपको एक गोल्डन प्रिंसिपल याद रखना है कि ये क्यों नहीं करना, और वो गोल्डन प्रिंसिपल है ये कि फॉर एवरी आंसर देर इज अ वर्ड लिमिट। कल भी मैंने आपको बताया था कि हर एक आंसर में एक वर्ड लिमिट यूपीएससी देता ही है आप। तो भैया क्योंकि वर्ड लिमिट होती है तो हमें वर्ड्स वेस्ट नहीं करने। वर्ड वेस्ट नहीं करने का मतलब ये है कि सर नेवर रिपीट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा एरर है, सबसे पहली बात तो। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें आगे तो दूसरी बात क्या है जी। दूसरा, यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कि कुछ रटी रटाई डेफिनेशन लिख देते हैं। कुछ रटी रटाई डेफिनेशन लिख देंगे। सर ये काम भी गलत है। किसी भी प्रकार का डेफिनेशन पहली बात तो इंट्रोडक्शन में होता ही नहीं। क्योंकि रटी रटाई डेफिनेशन लिखना या स्टेटमेंट क्वेश्चन की कॉपी कर देना, ये पहली बात तो दोनों चीजें गलत है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि भाई अगर ये दोनों चीजें नहीं करनी है तो फिर अपने को करना क्या है इवेंचुअली। तो साहब करना अपने को क्या है, वो ये है कि हमें किसी भी क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में 3 चीजों पे गौर करना है। सबसे पहली चीज पे गौर ये करना है कि इंट्रोडक्शन की वर्ड लेंथ क्या होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है बच्चे। 2 टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी देता है जीएस में, 150 वर्ड, 250 वर्ड। क्वेश्चन अगर 150 वर्ड का है तो इंट्रोडक्शन 20 to 30 वर्ड्स का होगा। 250 वर्ड का है तो वो 30 to 40 वर्ड का होगा। ये मैंने खुद बनाया है। ये यूपीएससी नहीं बोल रही आपको, ये मैंने खुद इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम किसी भी आंसर को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो उस आंसर में एक स्ट्रक्चरली बैलेंस लाने के लिए ये एक बेसिक असेसमेंट है। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये एक फॉर्मूला है जो रट लेना है। ये फॉर्मूला ये है कि भाई अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में 150 वर्ड की चीज आपसे पूछी जाए, तो 150 वर्ड के क्वेश्चन में सबसे पहली बात ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि हर हाल में 20 to 30 वर्ड का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 250 वर्ड के क्वेश्चन में 30 to 40 वर्ड्स। पहली बात। दूसरी बात, सर इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज द स्नैपशॉट ऑफ योर आंसर। स्नैपशॉट ऑफ योर आंसर का क्या मतलब हुआ जी। स्नैपशॉट ऑफ योर आंसर का मतलब बच्चे ये हुआ कि इंट्रोडक्शन इज एक्चुअली योर मिनिएचर आंसर। मिनिएचर आंसर का क्या मतलब हुआ जी कि मतलब इट इज एक्चुअली योर फुल आंसर बट इन 20 30 वर्ड्स। देखो कितना चैलेंजिंग है। यहाँ पर लोग एरर करते हैं सर। रटी रटाई डेफिनेशन बना के चले गए, घर से याद करके लिख दी। कल मैंने आपको बताया मार्केट में आपको पर्चे निकलते हैं सर प्री प्रिंटेड इंट्रोडक्शंस के कि ये रट लो। सर जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता तो आप इंट्रोडक्शन पहले कैसे रट के जा सकते हो। नहीं कर सकते ना सर, कॉमन सेंस वाली बात है यार। बट कॉमन सेंस कई बार जो है वो इरोड हो जाती है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। आपको एक्चुअल में इंट्रोडक्शन में करना क्या है, वो ये है सर कि जो आप पूरे आंसर में लिखना चाह रहे हो ना आगे 150 या 250 वर्ड में, आपको 20 से 30 वर्ड में एग्जामिनर को उसका एक स्नैपशॉट देना है।
ऐसा हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि जब आपका इंट्रोडक्शन एग्जामिनर पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन आपके आंसर की जो है वो आइडेंटिटी है। इंट्रोडक्शन आपके आंसर की आइडेंटिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली बेटा, इंट्रोडक्शन बेसिकली शोज योर एनालिटिकल एबिलिटी, जिसके बारे में कल हम डीपली चर्चा कर चुके हैं, तो आई डोंट नीड टू रिपीट। इंट्रोडक्शन है आपकी एनालिटिकल एबिलिटी सर। आप समझ रहे हो इस चीज को? क्योंकि बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ के जो एग्जामिनर है ना बेटा, उस एग्जामिनर को ये इंस्टेंटली डिसीजन लेना है कि शुड आई रीड द आंसर फर्दर और नो। और वो ये डिसीजन कैसे लेगा? आपकी इंट्रोडक्शन से। अब अगर एग्जांपल मैं दूं, एक एग्जांपल है कि भाई लेट से एक पीवाईक्यू जो मेरा फेवरेट है, पुराने बच्चे कहेंगे यार ये क्या है, पकाता रहता है हर बार वही क्वेश्चन ले लेता है, पर चलो क्या करें। टेररिज्म हैज बिकम अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। 2017 मेंस एग्जाम क्वेश्चन, जीएस मीन्स पेपर 3, सिक्योरिटी इश्यूज। ये पीवाईक्यू है। अब आप एक चीज देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है टेररिज्म हैज बिकम अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, एनालाइज। यहां पर सबसे बड़ा एरर क्या होगा? नंबर वन, मॉडल आंसर अगर आप मार्केट में अभी जाके गूगल पे चेक करो तो आपको मिलेगी इस आंसर के शुरुआत में डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, मीनिंग ऑफ कंपटीशन। इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म। आप कोई भी मॉडल आंसर उठा लो बेटा, आपके सामने इस समय सारे गूगल पे यूट्यूब पे जाके आप देखोगे पड़े हुए हैं। और आप चेक कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ क्लास के बाद। अगर कोई डिफरेंस मिले तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज के मेल करना आप। और आपको नहीं मिलेगा, आपको देखोगे कि इंट्रोडक्शन में ये लिखा होगा उन लोगों ने, टेररिज्म क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर इस थॉट पे है। और वो थॉट क्वेश्चन का ये है कि पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, जब वो ऑपरेट करते हैं तो वो गोल्स में एक दूसरे से compete करते हैं। उस कंपटीशन को एनालाइज करके हाईलाइट कर कि मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स कैसे उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। क्वेश्चन का नेचर समझो। आपको यहाँ पर एक्चुअल में इंट्रोडक्शन में क्या लिखना था कि पाकिस्तान ने जब टेरर ग्रुप्स बनाए, उनको डेलिबरेटली कंपीटिंग गोल्स दिए। और वो गोल्स देने का कारण ये था कि कोई एक ग्रुप जो है वो स्पेस को डोमिनेट ना करे। अब देखो ये डीपर कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी इशूज में हम लोग पढ़ते हैं, जब हम क्लास लेंगे तब हम पढ़ेंगे भी, पर मैं आपको बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ कि मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स बनाओ जो एक दूसरे के साथ गोल्स में compete करते हैं, ताकि कोई एक ग्रुप पूरी स्पेस को जहां पर वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसको डोमिनेट ना करे। इस थॉट प्रोसेस से पाकिस्तान ने मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स का गठन करके इंडिया में एक प्रॉक्सी वॉर करी। ये है पूरे आंसर का आइडिया जो आपको एनालाइज करना है। एनालाइज डायरेक्टिव वर्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हो यूपीएससी ने लिखा है एनालाइज। तो उसके भी स्टेप्स होते हैं, आज देख लेंगे वो क्या है। तो सर प्लीज अंडरस्टैंड, आपका बेटा आंसर के इंट्रोडक्शन को पढ़ के एग्जामिनर को ये डिसीजन लेना है कि भाई इस बंदे ने क्या मेरे को एक पिक्चर दिखाई है छोटी, कि सर मेरे आंसर में आगे आपको ये मिलेगा।
या मेरे आंसर में आपको आगे क्या मिलेगा। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन में ढूंढ क्या रहा है, तो आपका इंट्रोडक्शन पुअर क्वालिटी का होगा और आप ये सब अनशन चीजें लिखोगे। ये चीज है, आप समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है। कई लोग क्या कहते हैं, मैंने मार्केट में देखा है उनको, वो कहते हैं कि देखो कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले ये करना शुरू कर दो, क्वेश्चन के वर्ड्स उठाओ ऐसे: टेररिज्म, कॉम्पिटिटिव, इंडस्ट्री, बस। बाकी तो कुछ अपने को पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ये तीन शब्द हैं। अब इनके ऊपर जो आता है वो लिख दो। आई एम टेलिंग यू सर, आई एम नॉट जोकिंग और आई एम नॉट लाइंग। देर आर पीपल हु टीच दिस, देर आर कोचिंग्स हु टीच दिस, कि ये करना है आपको। वर्ड्स आइडेंटिफाई करो, फिर उन वर्ड्स को अपने दिमाग के खानों में ढूंढो कि वर्ड टेररिज्म को लेके आप घर से क्या प्री डिजाइन रट्टा मार के गए थे, वो लिख दो। वेदर यू आर एड्रेसिंग द क्वेश्चन और नॉट। ऑर्डरली, इफेक्टिव, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, इंटेलेक्चुअल ट्रेड, डेप्थ, दीज थिंग्स डोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपने टेररिज्म वर्ड को लेके घर पे क्या रट्टा मारा है। आप समझ रहे हो बच्चे। सो इंट्रोडक्शन देयरफॉर इज वेरी क्लियर बच्चे। आई होप इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया सर कि इट इज द स्नैपशॉट ऑफ योर आंसर। एज आई सेड, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ योर आंसर। आईडी कार्ड है ये। पालकी वाला ने बोला था ना कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड उसकी प्रीएम्बल है। और आज हम यही कहते हैं ना कि सर अगर आप प्रीएम्बल पढ़ लो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ आ जाएगी कि उसका एसेंस क्या है। आपके आंसर भी प्रीएम्बल है सर। आपका आंसर का इंट्रोडक्शन एक प्रीएम्बल है। अगर एग्जामिनर ने ये प्रीएम्बल आपका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, तो उससे उसको ये समझ आ जाएगा कि भाई मेरे को इस आंसर को आगे पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। बिकॉज सर उसका माइंडसेट यहीं सेट हो जाता है कि अगर ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ के डिसाइड कर लूंगा कि मुझे इसको 1/10 देना है या 4/10 देना है। वो इंट्रोडक्शन से डिसाइड कर लेगा। सो दैट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन यू आर लीविंग टू द एग्जामिनर सर। एंड वेन एवर कम्स द आइडिया ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, लीव द बेस्ट इंप्रेशन सर। आप क्यों इंप्रेशन खराब करना चाहते हैं। इंट्रोडक्शंस में आपको क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। आप जब क्लास में इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप कहोगे कि सर इंट्रोडक्शन लिखना मुश्किल ही नहीं है। आप कमाल के इंट्रोडक्शन लिखोगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड दी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज कॉल्ड बॉडी। सर ये जो बॉडी पार्ट है ना, इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंटली बॉडी का, जिससे बॉडी स्टार्ट होती है, विच इज कॉल्ड हुक। फिर आती है प्रॉपर बॉडी ऑफ द आंसर। और फिर आता है हमारा, पहली बात तो लास्ट में, ग्लाइडर। ये तीन शब्द हैं। बॉडी ऑफ द आंसर इज ऑलवेज इन नॉट मोर देन 80 to 100 वर्ड्स। पूरे आंसर को 80 से 100 शब्दों में लिखना है। लिखना ही पड़ेगा, वो डिमांड है। क्योंकि अगर आप 80 to 100 बॉडी लिखोगे, 20-30 आप इंट्रो लिख चुके हो, तो 20-30 कंक्लूजन के लिए बचेंगे। देर बाय जो आपको कल मैंने लिखवाया था सर, CBSM फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी, वो तब मीट होगी। अच्छा, अब आते हैं जी एक एक करके ये शब्दों पे। ये क्या है भाई, ये क्या बलाई ये। हुक का मतलब होता है एक सिंगल लैंग्वेज में बैकग्राउंड इन वन लाइन। बैकग्राउंड इन वन लाइन का मतलब ये हुआ सर कि जब आपने इंट्रो लिख दिया ना, तो इंट्रो लिखने के बाद जब आप बॉडी पे आओगे ना, तो इंट्रो और बॉडी के बीच में जो ट्रांजिशनिंग पार्ट है, वो ट्रांजिशनिंग पार्ट इज कॉल्ड द हुक। और वो ट्रांजिशनिंग पार्ट जिसको अपन हुक कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि एक स्नैपशॉट पूरे आंसर का अपन ने दे दिया। उस स्नैपशॉट को देने के बाद जब हम आंसर को स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो हम आंसर को उस टॉपिक और उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में एक लाइन में लिखते हैं। एक लाइन। ये एक लाइन से ज्यादा नहीं करना। ये हुक के नॉट भी 5 लाइन का, फिर बॉडी में कुछ लिखने के लिए बचेगा ही नहीं। एक लाइन। ये SOP है सर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, याद रखना है, रट्टा लगा लो इसका। बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, तो बॉडी में हमें क्या लिखना है सर। बॉडी में हमें लिखना है आंसर,
एज पर डायरेक्टिव वर्ड। अब वो डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है मैं अभी आपको सिखा दूंगा आज। हर डायरेक्टिव वर्ड का एक स्टेप होता है सर। हर डायरेक्टिव वर्ड को लिखने का एक तरीका होता है। वो बॉडी में यहाँ पर यूज होता है। आपका कांस्टेंट क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन। आपका कांस्टेंट क्या रहेगा? कंक्लूजन। आपका कांस्टेंट क्या रहेगा? हुक। आपका कांस्टेंट क्या रहेगा? ग्लाइडर। हर आंसर में केवल एक ही चीज बदलेगी, वो है बॉडी बेस्ड अपॉन द डायरेक्टिव वर्ड। अब आते हैं जी, ग्लाइडर क्या होता है ये। सर अगर हम ग्लाइडर की बात करें सर, ग्लाइडर भी एक प्रकार का यहाँ पर प्रिल्यूड टू कंक्लूजन होता है। प्रिल्यूड टू कंक्लूजन का मतलब समझने के लिए अब हमें सबसे पहले कंक्लूजन समझना पड़ेगा, तब आपको ग्लाइडर समझ आएगा। तो पहले कंक्लूजन देखो, फिर ग्लाइडर पे दोबारा आते हैं। कंक्लूजन 20 to 30 वर्ड्स। कंक्लूजन ऑफ द आंसर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव पॉइंट। फ्यूचरिस्टिक पॉइंट। आगे हमें कहाँ दिखा रही है दिशा? सजेस्टिव पॉइंट। सजेस्टिव मतलब एक सजेशन के तौर पे होता है। तीन फंडामेंटल रूल्स ऑफ कंक्लूजन। कई लोग कंक्लूजन में फिर वही करते हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया। कई लोग कंक्लूजन लिखते ही नहीं है, कंक्लूजन होता ही नहीं, गायब हो जाता है। स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी इज मिसिंग, बॉडी लिख दी छोड़ दी, आगे देख ले अपने आप कहाँ है कंक्लूजन, मेरे को क्या पता, तेरा काम है ढूंढना, तू एग्जामिनर है। सर वो अप्रोच नहीं रखनी है आप पे। अच्छा, अब जब मैंने आपको ये बोला कि कंक्लूजन इज अ पॉजिटिव पॉइंट, तो ये याद रखना कि सर आंसर कोई भी हो, डायरेक्टिव वर्ड कुछ भी हो, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आंसर आपको क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए भी बोले तो कंक्लूजन उस समय भी पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं कि कंक्लूजन विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव पॉइंट, तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आप जब आंसर को लिख रहे हो, आप जब आंसर को अपने दिमाग में कंसेप्चुअलाइज करके विजुअलाइज कर रहे हो, उस समय आपके आंसर में सबसे इंपॉर्टेंटली एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये होगी सर, और वो ये है कि आप उस समय दो पॉजिटिव पॉइंट्स पहले ही दिमाग में निकाल के रखोगे। जो भी आप आंसर लिख रहे हो, जो भी आंसर आपने विजुअलाइज किया है, उस आंसर में आप दो पॉजिटिव पॉइंट्स पहले ही विजुअलाइज करके रखोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। उसमें से एक पॉजिटिव पॉइंट जो है सर आपका, वो आएगा यहाँ पर ग्लाइडर में, और एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा आपका कंक्लूजन में। अब आप कहोगे कि सर ये कितनी अजीब चीज है, ये सब हम कैसे करेंगे एग्जाम में? इसी को कल मैंने आपको बोला था सर कि ये होगी बाय ट्रेनिंग एंड बाय प्रैक्टिस। देयर इज नो अदर वे। क्योंकि जब हम लिखेंगे और जितना हम लिखेंगे उसी से हमारी ब्रेन की प्रोसेसिंग होगी, ब्रेन की प्रोसेसिंग से ही हमारा दिमाग चलेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से हमारे को ट्रेनिंग मिलेगी। हर एक आंसर में दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना जो पॉजिटिव नेचर के पॉइंट्स हैं, उनमें से एक ऐसे पॉइंट को ग्लाइडर में डालना जिससे कि एग्जामिनर को एक हिंट मिल जाए कि अब ये आंसर कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो ये यहाँ पर अब क्यों किया हमने? क्योंकि जब आप कंक्लूजन को ही स्टार्ट करोगे एक पॉजिटिव नोट से, और उससे पहले एक प्रिल्यूड होगा, ऑलरेडी एक पॉजिटिव नोट होगा, तो उससे एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर बॉडी खत्म होती जा रही है और ग्लाइडर के तहत ये आंसर कंक्लूजन की ओर जा रहा है। क्लियर हुई है चीज आपको सर? इंट्रोडक्शन, हुक, बॉडी, ग्लाइडर, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, स्नैपशॉट, हुक, वन लाइन बैकग्राउंड, बॉडी, डायरेक्टिव वर्ड, ग्लाइडर, वन पॉजिटिव पॉइंट, कंक्लूजन।
वन पॉजिटिव प्लस दैट पॉजिटिव शुड साउंड लाइक फ्यूचरिस्टिक प्लस दैट पॉजिटिव शुड साउंड लाइक सजेस्टिव इन नेचर। बच्चे इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी। ये मैं नहीं मांग रहा, ये यूपीएससी मांग रहा है। सारा गेम यही है कि सर क्या आप अपने आप को ट्रेन करते हो इस चीज को करने के लिए, या आप ट्रेन करते हो अपने को बने बनाए फोकट के फ्रेमवर्क्स को रटने के लिए, जिससे सिर्फ आप फिटिंग का काम करोगे, प्रोसेसिंग का काम नहीं करोगे। तो चॉइस आपका है कि सर यू वांट टू बी अ मेंटल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और यू वांट टू बी अ पैरेट, तोता, रट्टा मारो और जाके लिख दो, उल्टी कर दो। दिस इज द डिफरेंस सर। दिस कम्स विद ओनली वन थिंग विच इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ये चीज आपको याद रखनी है सर। दिस ओनली एंड ओनली कम्स विद प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। अब आते हैं डिस्कशन टॉपिक 4 पे सर। एक्स फैक्टर 1, किसी भी आंसर में हम क्या क्या गेम और अच्छा कर सकते हैं कि जिससे हमारे आंसर में एक एक्स फैक्टर मिल जाए। एक्स फैक्टर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सर एक बोनस मिल जाए हमें, और उस बोनस के तहत हम ये इंश्योर कर पाए कि चलो हमारा आंसर बेहतर हो जाए। एक्स फैक्टर 1 ये है कि सर यूज ऑफ डायग्राम्स। आप अपने पूरे एग्जाम में दो जगह डायग्राम यूज कर सकते हो। कहाँ पे सर? ज्योग्राफी, एथिक्स। सर ज्योग्राफी में आप मैप बना सकते हो, एथिक्स में आप स्कीमेटिक बना सकते हो। ज्योग्राफी में मैप बन सकती है, फ्री हैंड रिटन मैप। स्टेंसिल तो अलाउड ही नहीं है एग्जाम हॉल में, तो हाथ से ही बनानी है। अगर कला है नहीं है तो कोई बात नहीं। पर यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सर यदि ज्योग्राफी में आपने एक्सप्लेन करते हुए मैप बनाने की कोशिश की, तो एग्जामिनर को एक ये पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ती है। एथिक्स में स्कीमेटिक्स का प्रयोग होता है सर, और स्कीमेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपन एरोज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे, ऐसे, ऐसे स्कीमेटिक दिखाना है एक एरो बनाते हुए। वो एथिक्स के कोर्स में ही समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। एल्सवेयर नो सर। स्ट्रिक्ट नो मीन स्ट्रिक्ट नो। आप आईआर में, सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक्स में डायग्राम नहीं बना सकते सर। पॉलिटी में नहीं बना सकते एक चक्कर व्यू बना दिया कि आओ आर्टिकल 1 2 3 4 समझाएं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये जीरो काटा नहीं चल रहा वहां पे। ऐसी मूर्खता नहीं करना है। ये दो ही एक्सेप्शन है सर, जो एक आपको मैंने बता दिया, ज्योग्राफी प्लस एथिक्स। पहली बात। एक्स फैक्टर नंबर 2 सर, आंसर को वैल्यू एडिशन की ओर लेके जाइए। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि सर योर कंसेप्चुअल बेस इज साउंड। आपका कंसेप्चुअल बेस बहुत स्ट्रांग है। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि सर क्वालिटी रीडिंग से मैटर करता है। अगर आपका कंसेप्चुअल बेस स्ट्रांग है ना सर, तो इस कंसेप्चुअल बेस के ऊपर आप एक +1 कर सकते हो। +1 आता है कंसेप्चुअल बेस के बाद। अगर ये बेस ही नहीं है तो ये +1 मैटर नहीं करेगा। अब ये +1 क्या है सर? ये +1 होता है नंबर 1, कि आपने अपने आंसर में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को लिखा एग्जैक्टली exactly जहां पर रेलेवेंट था और जरूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लिख दिया। इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर रेलेवेंट था तो लिख दिया। दोनों बार मैंने एक शब्द का प्रयोग किया सर, रेलेवेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां इरेलेवेंट है और जरूरत नहीं है वहां पर भी पेल रहे हो आप ये सब।
तीसरा सर, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कोर्ट का जजमेंट है, आपको याद है कि इस जजमेंट से मेरे आंसर को 4 चांद लग जाएंगे, वो लिखिए। ऑलवेज वेलकम। चौथा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पर बेटा ये +1 है। +1 फिर मैं बोलूंगा कि सर जब आप कंसेप्चुअली आंसर को एनालिटिकली आर्ग्यू कर रहे हो, उस समय आंसर को एनालिटिकली आर्ग्यू करने के समय आंसर में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए ये आपके पास सपोर्ट मटेरियल है। सो ट्रीट दीज फोर एज योर सपोर्ट सिस्टम्स एंड नॉट योर कोर सिस्टम्स। यही फर्क है। अगर आप समझ लो आज, तो आपका अगला मेंस बचेगा या निकलेगा या नहीं निकलेगा वो डिसाइड इस पे होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, जो मैं आज फिर बता रहा हूँ, कई लोगों के लिए पूरी मेंस की प्रिपरेशन मींस ओनली +1। और आप देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर मैंने जो आपको बात बताई, ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट क्या है सर? ये फैक्चुअल है। ये आपके आंसर में आंसर को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। पर अगर आप सिर्फ ये सोच के जाओ कि मैं पिछले 1 साल के न्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल न्यूज में चले उनको रट लूंगा और वो जाके लिख दूंगा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे सर। क्योंकि ये +1 है, ये सपोर्ट सिस्टम है। दिस कैन नॉट बी योर कोर ऑफ योर आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। एक्सपेक्टर नंबर 3 क्या है सर? यहाँ पर आप अपने आंसर में जो हमने कल बात करी इंटेलेक्चुअल ट्रेट को शो करने की, वो इंटेलेक्चुअल ट्रेट कैसे डेवलप होता है, एक पर्सनैलिटी का हिस्सा कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि सर जब आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ते हो और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को फिर एग्जाम में आंसर में यूज करते हो, आप आरबीआई की रिपोर्ट्स पढ़ते हो, आप उनको एग्जाम में यूज करते हो, आप नीति आयोग के रिपोर्ट्स को पढ़ते हो, उनको एग्जाम में यूज करते हो। आरबीआई रिपोर्ट्स, नीति आयोग रिपोर्ट्स, अदर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। ये होता है सर एक पर्सनैलिटी का हिस्सा, कि आप में एक कला है कि कोई सरकार की रिपोर्ट न्यूज में आती है तो आप उस रिपोर्ट को ओरिजिनल में पढ़ते हो। जो कल बताया था कि सर ओरिजिनल में पढ़ना है, नॉट दी समरी। कि आइए नीति आयोग की रिपोर्ट की 5 पेज में समरी पढ़े, कुछ नहीं मिलेगा सर। समरी जो व्यक्ति बना रहा है वो अपने प्रोसेसिंग के हिसाब से बना रहा है, उसकी प्रोसेसिंग आपकी प्रोसेसिंग में अंतर है। इफ यू ऐड दीज इन योर आंसर्स, दे विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। एक्स फैक्टर 4 क्या है सर? कल मैंने आपको ऑर्डरली इफेक्टिव एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बताया था, उसमें से एक वर्ड इफेक्टिव दोबारा यूज कर रहा हूं सर। टू मेक योर आंसर इफेक्टिव सर, एज फार एज पॉसिबल इंटीग्रेट गवर्नमेंट स्कीम्स, एज फार एज पॉसिबल इंटीग्रेट गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको कल एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद है? हमने एक उदाहरण लिया था पीएम कुसुम वाला। कल किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि सर आपने ये पीएम कुसुम क्यों लिखा। क्योंकि इफेक्टिव मीन्स कि यू हैव द एबिलिटी टू एनालाइज द गवर्नमेंट स्कीम्स, इट्स रेलेवेंस, एंड देन पुट इट देयर इन द एग्जाम एट द रेलेवेंट प्लेस। तो मियरली गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम का रट्टा लगाने से गेम नहीं होगा सर। गवर्नमेंट स्कीम की फिलोसफी समझना और ये समझना कि वो एक कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही थी और कैसे कर रही थी, उसके बेसिस पे ये चीज को आपको यहाँ पर लिखना आंसर में 4 चांद लगाएगा। एक्स फैक्टर नंबर 5 क्या है सर? लास्ट वाला एक्स फैक्टर नंबर 5 एक ही है सर, सिंपल सजेशन है ये मेरी तरफ से कि प्लीज रीड, एज आई सेड yesterday also and I repeat, good textbooks, quality textbooks, not guidebooks.
अब आप कहोगे सर इसमें एक एग्जांपल दे दो। एक एग्जांपल ये है सर कि देर इज अ डिफरेंस इन अ टेक्स्ट बुक एंड अ गाइड बुक। मॉडर्न इंडिया टेक्स्ट बुक होती है शेखर बंदोपाध्याय। एडवांस लेवल किताब है सर, अभी उठा लोगे फेल हो जाओगे। और गाइड बुक होती है स्पेक्ट्रम। ये अंतर है। इससे ज्यादा सरल शब्दों में नहीं समझा सकता सर। आपका डिफाइनिंग फीचर, डिसाइडिंग फीचर करियर और एग्जाम और रैंक को लेके है फर्स्ट 2 पॉइंट्स। क्वालिटी गुड टेक्स्ट बुक्स। अब आते हैं जी कॉमन एरर्स पे। एरर नंबर 1। एरर नंबर 1 यहाँ पर सबसे बड़ा ये है सर कि स्टूडेंट्स आज की डेट में ओवर राइटिंग करते हैं। मीन्स एक्सीडिंग वर्ड लिमिट। कल भी आपको बताया था, आज फिर बोल रहा हूँ सर। यूपीएससी अगर ब्रैकेट में लिख रहा है 150 एंड 250 वर्ड्स, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, डोंट चैलेंज देम सर। आपको लगता है एग्जामिनर काउंट नहीं करेगा? किसने आपको बोला? नहीं, मैंने सुना एग्जामिनर्स काउंट नहीं करते। तू वहां एग्जामिनर के साथ टेबल पे बैठा था देखने जब इवेलुएशन हो रही थी? अपने मनगढ़ंत कहानी क्यों बना रहा है भाई? या तेरे पापा या तेरा चाचा या तेरा कोई मामा यूपीएससी का चेयरमैन है जो आज की डेट में तेरे को ये बात बता रहा है? सर, वाई डू यू वांट टू try to act over smart when your UPSC has given you 150 250 words in the bracket of every question? Boss, you please stick to it. Don't become over smart. नहीं, वो काउंट नहीं करते। हम में से किसी का बाप यूपीएससी चेयरमैन नहीं है बेटा जो बताएगा कि काउंट करते हैं या नहीं करते। अगर यूपीएससी ब्रैकेट में वर्ड लिमिट दे रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे। फुल स्टॉप। नो डिनाइबिलिटी, नो डिबेट, नो डिस्कशन, नो टॉक। दिस मैटर एंड्स हियर। नंबर 2 एरर। सबसे बड़ी चीज है कि सर दे राइट लाइक एन एसे। मीन्स ट्राई टू नरेट देयर ओन स्टफ। मैंने आपको कई बार बोला सर, आपको एक उदाहरण भी दिया कि भाई टेररिज्म इज बिकमिंग अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, एनालाइज। हमने अपने हिसाब से एनालाइज कर लिया कि भाई टेररिज्म पे क्वेश्चन है। मैं घर से डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, मैं घर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत डेटा निकाल के लाया हूं कि टेररिज्म में कितने लोग मरे। मैं एग्जांपल लेके आया हूं प्री प्रिपेयर्ड मटेरियल से कि रीसेंट 5 बड़े टेररिस्ट अटैक कौन से हुए। मैं रट्टा मार के आया हूं 2 टेररिस्ट के नाम। मैं वही लिखूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि क्वेश्चन क्या है। सर, एड्रेस द क्वेश्चन। डोंट नरेट योर ओन स्टफ। नोबडी इज इंटरेस्टेड except some coaching malas who want to make money, obviously, by giving you very good comments for that answer. Number 3, address each part of the answer. एड्रेस ईच पार्ट ऑफ द आंसर का क्या मतलब हुआ साहब? इसका मतलब ये हुआ कि सर कई बार अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। लेट से क्वेश्चन ये आया कि डिस्कस दी causes and consequences of farm protest in India। ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अपने मनगढ़ंत बना लिया मैंने, ये कोई पीवाई क्यू नहीं है सर। मान लो लेकिन ये क्वेश्चन आ गया। जनरल एरर यहाँ पर पता है क्या होता है सर? जनरल एरर ये होता है, सबसे पहले फिर वही, अच्छा हमने स्टेटमेंट पढ़ी फार्म प्रोटेस्ट इंडिया, बस हमने शुरू कर दिया सर कि फार्म लॉ क्यों आए,
प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सर यहाँ पर उसने कॉजेज और कॉन्सिक्वेंस दो चीजें पूछी थी, हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि सर वो क्वेश्चन में आपसे मांग क्या रहा है, तब तक आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा सर। सो प्लीज address each part of the answer. Don't make this error of selecting few words and playing with them. Read the question, understand what they are asking, then try to address it. Number 4 sir, fourth error is sir structural error. अभी थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी का पूरा सिस्टम बताया। सबसे पहला एरर यहाँ पर ये होगा कि सर इंट्रोडक्शन कई लोगों के आंसर में जो है वो मैंने आपको बताया सर डेफिनेशन होगी, या कुछ अननेसेसरी अनशन डेटा लिख देंगे। भाई टेररिज्म इज बिकमिंग अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में, क्या वो आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेररिज्म और हाउ डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन टेररिज्म? क्यों लिख रहे हो, क्यों अपनी मनगढ़ंत कहानी कर रहे हो सर? गलत है ना ये। एड्रेस जो इंट्रोडक्शन में लिखना है, तो यहाँ पर ना डेफिनेशन है ना डेटा है। अच्छा कई लोग और भी ओवर स्मार्ट होते हैं, वो थोड़े जो विलायती यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाते हैं, वो क्या करते हैं जी इंट्रोडक्शन में कोट लिख देंगे। उस पे शेक्सपियर के स्पर्म, एक चीज याद रख यार, कोट तूने याद कर लिया, क्या दिखा रहा है एग्जामिनर को? नहीं, आई विल स्टार्ट माई आंसर विद अ कोट, कन्फ्यूशियस सेड दिस। अबे वो एग्जामिनर आया है भाई साहब झारसुगुड़ा से, उसको कन्फ्यूशियस नहीं पता, वो सोच रहा है कन्फ्यूजन लिख रहा है तू वहां पे। क्यों सर अपनी ओवर स्मार्टनेस शो करते हो यार, नहीं करनी है। बॉस रिमेन डाउन टू अर्थ। जो बता दिया इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चरल एरर वो नहीं करना। अच्छा फिर एक एरर यहाँ पे लास्ट वाला ये होता है सर, कंक्लूजन ही नहीं होता आंसर में। बॉडी लिख रहे थे, लिखते लिखते खत्म हो गया, एग्जामिनर पन्ना पलट रहा है, अगले पेज पे अगला क्वेश्चन, इसका कंक्लूजन कहाँ है ही नहीं। तू देख ले भाई, तेरी प्रॉब्लम है, तू पेपर चेक करने आया, मैं आया हूँ। समोसा चाहे तू ले रहा वहां पे, मैं ले रहा हूँ। तो सर स्ट्रक्चरल एरर नहीं करना ये वाला, ध्यान रखना इस चीज का। पांचवा और सबसे बड़ा ये है सर, सम पीपल फील वी हैव टू यूज जार्गन्स। हमें जो है सर बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज लिखनी है सर। लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस एंड बुलशिट सर। यूपीएससी ने कहीं नहीं बोला कि सर हमारे को कोई जार्गन चाहिए। उनको चाहिए सर सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, एक एनालिटिकल एबिलिटी। वो जार्गन से नहीं आती। इसी रीजन से शशि थरूर के बच्चे नहीं है सर। तो आप उसके पुत्र मत बनने की कोशिश करोगे, नहीं वो मेरे पापा हैं, उसका कोई बच्चा नहीं है। नो नीड टू मेमोराइज एनी काइंड ऑफ वोकेबलरी सर। डोंट अननेसेसरीली यूज वर्ड्स दैट ओनली शशि थरूर कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर एग्जामिनर को आपको फ्लारी लैंग्वेज देके इंप्रेस नहीं करना सर, एनालिटिकल एबिलिटी से इंप्रेस करना है। इन चीजों का खास ध्यान रखेंगे सर। अब आते हैं डिस्कशन टॉपिक 2 पे सर। हर एक डायरेक्टिव वर्ड का आपको मैं स्टेप्स टू आंसर लिखवा रहा हूं, उनको याद करने के बाद जो मीनिंग वाला कॉलम है वो आप अपने हिसाब से अपने मन से लिखेंगे। देखो सर, एक चीज याद रख लेना बेटा, मैंने आपको बता दिया, इंट्रो, हुक, ग्लाइडर, कंक्लूजन और कांस्टेंट। वर्ड चेंजेस इज ओनली द बॉडी। और बॉडी में हमें क्या लिखना है सर, अगर मान लो क्वेश्चन डिस्कस का आ गया, कि कोई भी स्टेटमेंट दिए उसके अंत में लिया डिस्कस, तो डिस्कस में बस दो ही चीजें याद रखना सर। पहली चीज ये याद रखना कि डिस्कस के क्वेश्चन में हमारे को जो भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को लेके डेटा प्रेजेंट करना है, और जो भी दूसरी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लेके हमें एग्जाम्पल्स पेश करने हैं। अगर आपके
डिस्कस के क्वेश्चन में डेटा प्लस एग्जाम्पल्स नहीं हुए तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। आपका इंट्रोडक्शन हुक ग्लाइडर कंक्लूजन सब अलग है सर, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन डिस्कस में आप लिखेंगे सर डेटा प्लस एग्जाम्पल, पहली बात। ये चीज समझ आई थी सबको? एग्जामिन दो चीजें करेंगे सर, स्टेटमेंट को पकड़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि सर व्हाई एंड हाउ दैट स्टेटमेंट मैटर्स। और दूसरा क्या करेंगे कि सर वही स्टेटमेंट को पकड़ेंगे और एविडेंस देंगे टू जस्टिफाई व्हाई एंड हाउ। देखो बेटा, ये स्टेप्स ना पहले तो रटने पड़ेंगे, और फिर इनके हिसाब से जब आपको हर महीने में आंसर लिखवाऊंगा ना, जब एक महीना लगभग हम 20-20 आंसर लिखेंगे एग्जामिन पे, तब आपके दिमाग में वो एक मेंटल फ्रेमवर्क एग्जामिन को लेके बन जाएगा कि आपने एग्जामिन डायरेक्टिव वर्ड देखा तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन की फिल्ट्रेशन ही इस प्रकार से हुई, वाई हाउ एंड एविडेंस टू जस्टिफाई। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये डेटा कहाँ से आएगा, ये एग्जाम्पल कहाँ से आएगा, ये एविडेंस कहाँ से आएगा? ये अभी मैंने आपको बता दिया सर, ये आएगा ये दो चीजों से, गुड टेक्स्ट बुक, क्वालिटी टेक्स्ट बुक। तो उस पर कोई विकल्प नहीं है सर। एनालाइज, एनालाइज में सर हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दी होती है सर, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। और कंपोनेंट्स में ब्रेक करके आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर कोर आइडिया। बेसिक पर्पस ये होता है, अगर कई बार स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसमें कोई कंपोनेंट नहीं टूट रहा है, उसके बावजूद भी आपका फोकस होना चाहिए कि कोर आइडिया ढूंढो, कहना क्या चाह रहा है। जब आपने वो डिफाइन कर लिया और समझ लिया कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है सर, कि आपको उस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करना है विद एग्जांपल्स। स्टेटमेंट को इलेबोरेट करना है विद एग्जांपल। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अभी अपन ने बात की थी ना बच्चे, ये क्वेश्चन की, टेररिज्म हैज बिकम अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन लास्ट फ्यू डेकेड्स एनालाइज। मैंने आपको क्या बोला, आइडिया आइडेंटिफाई करो। ये देखो, ये अपन ने आइडिया आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान ने मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए हैं, वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं और क्यों। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, फिर हम यहाँ पर ये करेंगे कि इस आंसर में बेस्ड ऑन द स्टेप नंबर 2 वी विल गिव मल्टीपल एग्जांपल्स। कौन सा टेररिस्ट ग्रुप, क्या गोल, कैसे वो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप उसके नाम और उसके गोल से compete कर रहा है। उसके लिए अब आपको क्वालिटी चाहिए सर। क्वालिटी का मतलब ये है कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से तंजीम पाकिस्तान ने क्रिएट करे, उन तंजीम की कौन सी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कैसे वो compete करती हैं। तो आ गया ना गेम वापस वही सर, इंटेलेक्चुअल ट्रेड प्लस डेप्थ, और आ गया गेम वहीं पर घूम के, क्वालिटी टेक्स्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अब आगे बढ़ते हैं जी। क्रिटिकली एग्जामिन, स्टेटमेंट जो दी गई है सर, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करो, स्टेटमेंट में लिमिटेशंस को समझो, उनको हाईलाइट करो। पॉजिटिव और लिमिटेशंस स्टेटमेंट की सर, क्रिटिकली एग्जामिन। इसके बाद आता है सर क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में सबसे पहले क्या करना है सर, ब्रेक द स्टेटमेंट, फाइंड द कोर आइडिया, जो एनालाइज में किया था, कोर आइडिया ढूंढ लो। फिर आपको क्या करना है सर, यहाँ पर
पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। लेकिन एक चीज याद रखना सर, हाईलाइट करते हुए आपको ना सर एग्जाम्पल देने हैं। जैसे अब आप कहोगे कि सर पिछले वाले में और इसमें फर्क क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन में हमने सिर्फ पॉजिटिव और लिमिटेशंस को हाईलाइट किया सर, कि ये पॉजिटिव प्रोज हैं, ये कौन से नेगेटिव हैं। सर यहाँ पर हर एक प्रोज एंड कॉन्स को एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है। फर्क देख रहे हो आप सर, कितना माइन्यूट और सटल डिफरेंस है। लेकिन एक स्टेटमेंट में अगर क्रिटिकली एग्जामिन की जगह एनालाइज आ जाए तो आंसर का नेचर ही बदल जाता है। और सबसे बड़ी चीज सर, क्रिटिकली एनालाइज में तीसरा स्टेप यहाँ पर यह होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करके एग्जांपल्स देने के बाद आपको एक अपना स्टैंड लेना है कि आप पॉजिटिव के साथ हैं या नेगेटिव के साथ हैं, और उसको जस्टिफाई करना है क्यों। हाईलाइट आपने दोनों करे कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट यू हैव टू एट द एंड ऑफ इट ऑल्सो टेक अ स्टैंड बिफोर कंक्लूडिंग योर आंसर, कि आई सपोर्ट द पॉजिटिव पॉइंट्स और आई सपोर्ट द नेगेटिव पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जस्टिफिकेशन, रीजन। ठीक है जी। अगला है सर एलूसीडेट। एलूसीडेट का मतलब होता है कि सर नंबर वन, स्टेटमेंट के आइडिया को आइडेंटिफाई कर लो और हर आइडिया को इलस्ट्रेट करो, उजागर करो, रोशनी डालो। रोशनी डालो इलस्ट्रेट करो का मतलब क्या हुआ कि सर पॉइंट्स दो टू एक्सप्लेन इट, टू एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। यहाँ पर पॉइंट्स जो है दे कैन बी वैल्यू न्यूट्रल। पॉइंट्स कैन बी पॉजिटिव, पॉइंट्स कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट। वी डोंट नो द स्टेटमेंट सो वी कांट प्रिडिक्ट। इलेबोरेट, ये रिलेटिवली इजी होता है सर। इलेबोरेट, इलेबोरेट में हमें क्या करना है सर, कोर आइडिया ढूंढना है और उस आइडिया को एग्जाम्पल्स देके और डेटा देके सपोर्ट करना है। सो इलेबोरेट मीन्स एन आंसर ऑन अ पॉजिटिव टोन, क्योंकि जो भी आप कोर आइडिया को इलेबोरेट कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, डेटा दे रहे हो, वो पॉजिटिव ही है, सपोर्ट ही कर रहे हैं स्टेटमेंट को और कोर आइडिया को। तो यहाँ काउंटरिंग नहीं होती। कमेंट, बड़ा कॉमन टाइप का क्वेश्चन है सर कमेंट। कोर आइडिया ढूंढो, एक्सप्लेन करो द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज गिवन। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है सर कि कमेंट में गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है सर इस पर्टिकुलर कमेंट टाइप क्वेश्चन में, लॉजिकली प्रेजेंट योर व्यू। लॉजिकली प्रेजेंट योर व्यू, आइडिया आइडेंटिफाई करना है, ये एक्सप्लेन करना है कि वो जो आइडिया क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बनी है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है सर, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वो स्टेटमेंट यदि दी गई है, अगर आप देखोगे तो अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। कॉन्टेंट कॉमन टाइप क्वेश्चंस आर ऑलवेज गिवन इन कोट्स लाइक दिस। ये कॉमन नेचर होता है, कॉमन टाइप क्वेश्चन में हमेशा कोट्स होते हैं, किसी की स्टेटमेंट दी होगी
तो आपको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में किस नजरिए में दी गई थी, फिर आपको उदाहरण देने हैं और फिर आपको अपना व्यू देना है। ये चीज याद रखनी है। इवेलुएट, कोर आइडिया आइडेंटिफाई करेंगे सर। इवेलुएट में उसके बाद हम क्या करेंगे सर, एक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करेंगे। ये जो कोर आइडिया है, उस आइडिया को स्ट्रेंथन करने के पॉइंट्स क्या हैं। यहाँ पर बेटा जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस, डोंट कंफ्यूज द वर्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि सर आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस है आपके पास। वीकनेस का मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट को निगेट करने के लिए क्या एविडेंस है आपके पास। सबसे टफ टाइप का क्वेश्चन जो सबसे इजी दिखने वाला होता है वो है इवेलुएट सर। हमें लगता है इवेलुएट करना है सबसे पप्पू क्वेश्चन है। नहीं बेटा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इवेलुएट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने का एविडेंस, आर्ग्यूमेंट को वीकन करने का एविडेंस। एविडेंस का मतलब यहाँ पर हुआ सर टू थिंग्स, डेटा प्लस एग्जांपल्स। यानी कि सबसे ज्यादा टफ नॉलेज अगर कोई क्वेश्चन टेस्ट करता है तो वो इवेलुएट है। दूसरे नंबर पे कमेंट है। और सबसे बड़ी बात बताऊं सर, आप पेपर देखना यूपीएससी का, हर साल मिनिमम हर पेपर में 5 क्वेश्चन हर पेपर में होते हैं, यानी कि एवरेज चारों पेपर में 20 क्वेश्चन कम से कम जो है इवेलुएट और कमेंट है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि यूपीएससी की सोच क्या है, वो चाह क्या रही है आपसे। असेस, असेस का मतलब होता है एक असेसमेंट करना सर। कोर आइडिया आइडेंटिफाई कीजिए, क्वेश्चन का क्या है सर। कोर आइडिया आइडेंटिफाई करने के बाद यूज डेटा, हाईलाइट चैलेंजेस। डेटा का प्रयोग करेंगे सर चैलेंजेस को हाईलाइट करने के लिए, असेस। ठीक है जी। जस्टिफाई, कोर आइडिया समझिए। इसके बाद कोर आइडिया के केस में हमें क्या करना है सर, यूज स्कीम्स, डेटा, फैक्ट्स टू सपोर्ट द कोर आइडिया। जस्टिफाई में आइडिया को स्ट्रेंथन करना है, सिर्फ वीकन नहीं करना है। अभी आपको मैंने यहाँ देखो ये बताया सर, इवेलुएट में हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे फोकस करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेलुएट एंड जस्टिफाई, की जस्टिफाई में सिर्फ हमारे को स्ट्रेंथन करना है, वीकन नहीं करना है। पर स्ट्रेंथन करने के लिए स्कीम, डेटा, फैक्ट्स का प्रयोग करना है। सब्सटेंशिएट, वन ऑफ द फेवरेट एरियाज जिसपे क्वेश्चन काफी देते हैं ये लोग। सब्सटेंशिएट, कोर आइडिया ढूंढ लो, सपोर्ट द आइडिया विद ओनली डेटा। देखो सर कितने माइनर डिफरेंसेस हैं बच्चे। जब हमने बात करी जस्टिफाई की, मैंने कहा डेटा, फैक्ट्स, स्कीम्स। और जब मैंने कहा सब्सटेंशिएट तो सिर्फ डेटा। बच्चे ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई कोचिंग वाला ना आपको बताएगा ना इसके बेसिस पे प्रैक्टिस कराएगा, आता ही नहीं है ना सर। लेकिन ये है सर आपका बेड़ा पार करने वाली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो। हाईलाइट, ये एक बड़ा फेवरेट यूपीएससी का नया वर्ड बन रहा है आजकल, हाईलाइट।
कोर आइडिया पकड़ो सर। सपोर्टिव एग्जांपल्स दो, डेटा नहीं, एग्जांपल्स। फ्रॉम डेटा, फैक्ट्स, स्कीम्स टू ओनली डेटा टू ओनली एग्जांपल्स। See the last three keywords and the differences in them. So subtle, so crucial. Differentiate. Differentiate का मतलब होता है सर, आइडेंटिफाई द कोर आइडियाज। यहां पर आइडियाज होते हैं, वन और मोर, एक आइडिया नहीं होता डिफरेंशिएट में। क्योंकि आपको किसी एक चीज के साथ कंपैरिजन करना है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का डिजाइन होगा कि उसमें दो कोर आइडियाज होंगे, या दो या तीन होंगे, एक से ज्यादा होगा। जो भी आइडियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, उन आइडियाज को हम डेटा के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू सपोर्ट करेंगे। डिफरेंशिएट द अप्रोच टू अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड improve मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद दैट ऑफ साउथ कोरिया। तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और साउथ कोरिया की मैन्युफैक्चरिंग दो आइडियाज हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के डेटा और एग्जांपल्स को दिखाएंगे और सपोर्ट करके बताएंगे कि हम इस नजरिए से करते हैं और साउथ कोरिया इस नजरिए से करता है। तो आपने यहाँ पर दो या दो से ज्यादा चीजों की पेशकश करी। ये चीज याद रखना कि इस प्रकार के डिफरेंशिएट टाइप के क्वेश्चन में यू कैन ऑलवेज यूज टेबल ऑल्सो। पर प्रोवाइडेड कि वो टेबल जो है ना बच्चे, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है कि सर टेबल बनाने के बाद टेबल को अगर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 4 लाइनें लिखनी है, तो वो टेबल का कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही 150 हैं। और जो टेबल में वर्ड जाएंगे ना, वो भी काउंट होंगे सर। फ्रीडम है, पर जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज फ्रीडम है तो राइट को एक्सरसाइज करना है। सर आज आपको फ्रीडम है ना टू ड्रेस, उसका मतलब ये तो नहीं है कि नंगे खड़े हो जाएं जाके नीचे, कि नहीं वो भी एक हमारा फ्रीडम है सर। सो सर यू मे हैव द फ्रीडम टू यूज द टेबल्स, बट दैट दैट डज नॉट इम्प्लाई कि ये जो आप फ्रीडम है इसको यूज करें, अनलेस कि आपको लगता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल होगा जिसमें मुझे उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है आगे स्पेस की। समझ में आई जी? टू व्हाट एक्सटेंट, ये नेक्स्ट डायरेक्टिव वर्ड है। किस हद तक, ये एक डायरेक्टिव वर्ड आजकल नया पूछना शुरू कर दिया है सर। टू व्हाट एक्सटेंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं है सर, कोर आइडिया आइडेंटिफाई करेंगे अपन, एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, डेटा यूज करेंगे, सपोर्ट में, निगेशन में, और फिर एक बैलेंस बनाएंगे। कोर आइडिया के एग्जाम्पल, डेटा, सपोर्ट में, निगेशन में, और फिर अंत में एक बैलेंस। बैलेंस समझ में आई जी ये चीज आप? समझ में आई जी? अब आते हैं इस पे सर, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। यहां पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट में लिख लीजिए सर, आइडेंटिफाई द कोर आइडिया, डिस्कस सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, एंड हाईलाइट which is the best suited for the context।
हाईलाइट विच इज द बेस्ट सूटेड फॉर द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ सर? जो कोर आइडिया आइडेंटिफाई किया आपने। समझ में आई जी ये चीज? क्लियर हुआ ये? तो सर यहाँ पे एक चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए ये आज के डिबेट से, कि यूपीएससी एग्जाम इज नंबर वन नॉट अ जोक। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है सर, कि एग्जामिनर इज नॉट अ फूल। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको हर एक क्वेश्चन के एंड में एक डायरेक्टिव वर्ड दे रहा है, एक वर्ड लिमिट दे रहा है, तो सर वो ये बात जानता है और उसको यहाँ पर पता है कि मुझे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो एग्जामिनर को चैलेंज करना कि क्या एग्जामिनर ये चीज कर पाएगा या नहीं, सर उस नोशन में मत बैठिएगा। आप चैलेंज करके देखना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, अगर आपके पास 3-4 अटेम्प्ट खाली हैं, 3-4 साल घर वाले सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो करो। वो आपके ऊपर है। पर यहाँ पर सर जब आपको आज की डेट में एग्जाम पास करना है, तो चॉइस आपके ऊपर है कि सर एग्जाम की रिक्वायरमेंट पे आपने गेम खेलना है या मौज मस्ती पे खेलना है। ये जितने भी डायरेक्टिव वर्ड की लिस्ट मैंने आपको दी सर, ये लास्ट 20 ईयर के यूपीएससी के मेंस के पेपरों में यही डायरेक्टिव वर्ड्स आए हैं। इन डायरेक्टिव वर्ड्स के बियॉन्ड कोई डायरेक्टिव वर्ड नहीं आया। कोई नहीं आया। दो चीजें और मैं क्लैरिफाई करूंगा सर। पहली चीज ये है कि सर ये जीएस के पर्सपेक्टिव के डायरेक्टिव वर्ड्स हैं। स्टेप्स ये जीएस के ऑप्शनल में भी सेम रहते हैं। स्टेप सेम रहते हैं। लेकिन सर आंसर का डिजाइन ऑप्शनल में बहुत अलग होता है। आंसर का डिजाइन ऑप्शनल में बहुत अलग होता है और हर ऑप्शनल की डिमांड अलग होती है। हिस्ट्री ऑप्शनल का जो अप्रोच है वो पॉल साइंस में नहीं लगेगा, पॉल साइंस का अप्रोच जो है सोशियो में नहीं लगेगा, सोशियो का एंथ्रो में नहीं लगेगा, एटसेट्रा। डायरेक्टिव वर्ड सेम है सर। कमेंट सेम है सर। एलुसिडेट सेम है सर। वो पॉल साइंस में भी एलुसिडेट वही होगा और हिस्ट्री में भी एलुसिडेट वही होगा और ज्योग्राफी में भी एलुसिडेट वही होगा, लेकिन कंटेंट हर जगह अलग होगा। हर जगह अलग होगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं जो आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सर, वो ये है, बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर खास करके, कि ये जीएस के आंसर्स की अप्रोच है सर। ये एसए की अप्रोच नहीं है सर। एसए इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंड एसए राइटिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो आई एम नॉट हियर टू टीच यू एसए सर। दिस इज फॉर जीएस आंसर्स पेपर 1, 2, 3, 4। दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर ऑप्शनल फर्स्ट केवीएट। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एसए सेकंड केवीएट। They are two different things that your optional teacher and your essay teachers will explain, which is not my domain. So I don't venture. समझ में आई है आपको सर? So you have to speak to your optional teachers for that with respect to that particular aspects which are there. अब अगर आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शनल के टीचर ने नहीं बताया, तो सर हो सकता है कि आपने पूछा भी ना हो। आपके पूछने के बाद भी नहीं बताया, तो फिर शायद उसको आता ही ना हो। उसको आता ही नहीं हुआ, उसने नहीं बताया, तो शायद आपके टीचर की चॉइस ही गलत थी। तो फिर मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। पर सर अब यहाँ पर दो चीजें हैं सर। पहली चीज ये है कि आज और कल की क्लास के बाद जितनी चीजें आपको मैंने समझा दी, पहली बात तो इनको सर अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लो। इनको अच्छे से इनकॉर्पोरेट करने के बाद दूसरी चीज जो है वो ये है कि सर ये डायरेक्टिव वर्ड्स को याद कर लो। तीसरी चीज ये है कि सर चीजें आपके सामने मैंने पेश कर दी। चॉइस अब आपका है सर, कि आप इन चीजों को फॉलो करना चाहते हो या नहीं। देखो मैं तो कभी कहता नहीं किसी को, जो मेरे से पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता।
कि ये मेरी मेथोडोलॉजी है, इसको फॉलो करो। सर आपके सामने जो यूपीएससी चाह रहा है मैंने वो पेश कर दिया। आप अभी भी मार्केट को फॉलो करना चाहते हो, मार्केट में किसी दूसरे के आंसर राइटिंग के अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो, किसी टॉपर को फॉलो करना चाहते हो, किसी को भी करना चाहते हो, सर वो आपका चॉइस है, वो मेरा नहीं है सर। एग्जाम क्योंकि मैंने तो देना नहीं, मेरी तो एज लिमिट भी खत्म होगी, ठीक है ना। तो मुझे तो इस एग्जाम से कोई नाता है नहीं, ना लेना देना है। आपका एग्जाम है, आपको निकालना है। मेरा काम एज अ टीचर ये था कि मैंने आपको बता दिया कि देखो भाई ये यूपीएससी ने बोला है और ये यूपीएससी चाह रहा है। बाकी फोर्स नहीं मैं करता किसी को, निर्णय आपने लेना है कि आपने फॉलो क्या करना। एक होता है कि मैंने दो प्रकार के दिमाग देखे हैं बच्चों के। एक होता है जो क्लीन स्लेट होता है। क्लीन स्लेट का मतलब है कि जो विद्यार्थी स्ट्रेट स्टूडेंट अभी तैयारी करने आया है, नॉट रेडिकलाइज्ड बाय एनीबॉडी, और वो बंदा जो है अपने आप अंडरस्टैंड करता है कि बस मुझे यही पाथ फॉलो करना है। एक टाइप के मैंने व्यक्ति देखे हैं सर, जो 25 जगह से रेडिकलाइज होके आते हैं, 25 जगह की 25 चीजें सुन के आते हैं, और फिर वो अगले 25 साल 25 चीजें करते रहते हैं और उनके अटेम्प्ट ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। सर मैंने अपने 15 साल के करियर में दोनों टाइप के लोग देखे हैं। अब चॉइस आपको करना है कि आप अगर मार्केट से चीजें सुन के आए हो तो आप उनको अंडू करके रीडू करना चाहते हो, आपने वो जो मार्केट में सुना है आप उसी को फॉलो करना चाहते हो, आपने यहाँ पर जो सुना है आप इसको फॉलो करना चाहते हो, वो चॉइस आपकी है। सो उसमें मैं किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने फिर वही बोला सर, घूम फिर के बात क्या है सर, अटेम्प्ट आपका, चॉइस आपकी। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर कल मैंने आप लोगों को एक दिन का गैप दिया है। कल मैंने क्लास नहीं रखी जानबूझ के, और वो मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि पहले मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास कल रखी थी कि आपको एक इसी तरीके से फ्री क्लास में एक लाइव आंसर भी लिखवा दूंगा, पर मैंने उसको परसों शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि आप कल का दिन लगा के ये जो दो क्लासें हमने ली हैं इनको पहले तो इनकॉर्पोरेट करो और याद करो और सब कुछ करो। अब हम परसों क्या करेंगे, हम परसों मिलेंगे क्लास में दोबारा। परसों में क्लास में शुरुआत में आपको ना पहले एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई एक जनरल टॉपिक लूंगा उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक आध घंटा लगा के टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, ताकि आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाए, यू विल नॉट बी शॉर्ट ऑफ कंटेंट। और जैसे ही वो कंटेंट का जो एक्सप्लेनेशन है खत्म होगा ना, मैं तुरंत आपको एक क्वेश्चन दूंगा। फ्री क्लास है परसों, सब लोग आ जाओ, एक क्वेश्चन दूंगा। और फिर क्वेश्चन देके क्या करेंगे कि तुरंत आप भी वहां बैठ के उस क्वेश्चन को लिखना, मैं भी उस क्वेश्चन को लिखूंगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कितना आपको समझ आया और कितना आपने समझने के बाद उसको एक्सप्रेस किया। तो वो आपके लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा आगे के लिए कि आपको चीज समझ आई या नहीं आई, पहली बात तो। पर बेटा परसों की क्लास का फायदा उठाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि कल का दिन लगा के जोर लगा के 2 दिन जो काम किया हमने, पहली बात तो उसको अच्छे से कर लो, ठीक है जी। परसों की क्लास के बाद सर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद पेड आंसर राइटिंग कोर्स, जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ जून से। हर महीने आपको आंसर राइटिंग में क्लास में कराऊंगा। हर महीने एक शेड्यूल के बेसिस पे हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। पहले हम लोग चंद महीने करंट अफेयर्स बेस्ड आंसर राइटिंग रखेंगे, ताकि न्यूज़पेपर्स में जो आप पढ़ रहे हो आप उन न्यूज़पेपर्स की पढ़ी हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि अभी आपने सिलेबस पढ़ना शुरू किया है। ग्रेजुअली हम लोग उस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में फिर जाएंगे और सिलेबस की आंसर राइटिंग को भी देख लेंगे। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो इनिशियल मंथ्स पे फोकस रहेगा स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी बिल्ड करने का, उसके लिए हम करंट अफेयर का साधन प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ के देखेंगे कि किस प्रकार से सब्जेक्ट्स में वो आंसर राइटिंग करेंगे। पर एक चीज तय है सर, आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है उसमें दो चीजें होंगी सर। हर महीने के महीने आपके साथ सेशन भी होंगे, हर महीने के महीने आपको आंसर राइटिंग का होमवर्क भी मिलेगा। तो आपको वो सेशन प्लस होमवर्क के कॉम्बिनेशन में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जितनी प्रैक्टिस एक टॉपर मतलब कहने को भी नहीं कर पाएगा। और अगले 10-11 महीने अगर आप इस चीज को सस्टेन करके एक लाइफ का डिसिप्लिन बना लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल का अटेम्प्ट आपका कोई ताकत रोक सकती है। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी प्लान टू गो, एंड दिस इज हाउ वी विल गो फर्दर।
और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो परसों मिलेंगे 9 बजे। उसके लिए कोई वर्कबुक नहीं है, खाली कागज लेके आना बस, एक ब्लैंक शीट लेके बैठना। आंसर लिखेंगे। आपका लाइफ का वो पहला आंसर होगा कईयों का, पर उससे आपको एक असेसमेंट मिल जाएगा कि आप चीजें कितनी कर पा रहे हो। ठीक है जी। चलो, परसों मुलाकात करते हैं जी। मीनवाइल चीजों को इनकॉर्पोरेट करो, याद करो अच्छे से और मेमोराइज करो।